लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। जम्मू सेक्टर में फायरबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए पाक रेंजर्स की जानिब से बिला स्टाल फायरिंग की गई थी। पाकिस्तान रेंजर्स ने जम्मू सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर बिला स्टाल फायरिंग की थी। जवाब में बीएसएफ के दस्तों ने फौरी तौर पर जवाबी फायरिंग की थी। इसके बाद पाक रेंजर्स ने मुतल्लिका बीओपीज को निशाना बनाने के लिए अपनी फायरिंग का दायरा बढ़ा दिया। इससे उन इलाकों में फॉरवर्ड डिफेंस पोस्टों से जवाबी कार्रवाई की गई और जो ये हमले किए गए थे उसने तमाम जो सरहदी चौकियों और शहरी इलाकों हैं उनको निशाना बनाते हुए मोर्टार फायरिंग भी शुरू की गई थी और साथ ही कुछ गोले अरनिया शहर में भी गिरे थे। इसके नतीजे में एक खातून को मामूली चोटें आई। 10:40 के करीब पाक रेंजर्स ने पाकिस्तान की तरफ से भारी मशीन गन का इस्तेमाल किया था और पोस्टों को निशाना बनाया था। देर रात एक बार फिर पाक रेंजर्स ने फायरिंग की थी और बीओपी को निशाना बनाया था। इसके नतीजे में फायरिंग का तबादला हुआ था और मुनासिब जवाब दिया गया। फायरिंग का सिलसिला काफी वक्त तक जारी रहा था। सरहद पार फायरिंग के दौरान सरहद पार से जो फायरिंग की गई थी उसमें एक फौजी जवान मामूली जख्मी हुआ है। जख्मी को फौरी तौर पर पीएचसी रवाना किया गया था और उसके बाद जम्मू के जीएमसीएच में दाखिल कराया गया था। इसकी हालत मुस्तकम है। बीएसएफ सूरत-ए-हाल का जायजा लेते हुए पेशरफ पर गहरी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान के दागे के मोर्टार के कई गोले खेतों में पड़े थे। इसकी वजह से किसानों में काफी खौफ देखा गया। पुलिस ने भी फौरी तौर पर इन खेतों में गोले बरामद करने की कार्रवाई शुरू कर दी। लोगों का कहना था कि पाकिस्तान रेंजर्स की बिला स्टाइल फायरिंग से अरनिया सेक्टर के आसपास के कई इलाकों में इमला को नुकसान पहुंचा। लोगों का कहना है कि वो पाकिस्तान की फायरिंग से तंग आ चुके हैं और अब पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। उन्होंने बंकर्स का भी मुतालबा किया जो आईबी के बिल्कुल करीब वाक़ है। बहुत ज्यादा खतरा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो रात को सोए ही नहीं है, पूरी रात को सोए नहीं है। लेकिन रही बात पुलिस डिपार्टमेंट की, तो पुलिस डिपार्टमेंट का पूरा संजोग है, पूरा साथ है। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है हमारे गांव के आसपास, आगे पीछे हमारी जहाँ जहाँ जमीन है बहुत बड़े बड़े छल गिरे हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जहाँ छल गिरे हैं 50-50 मीटर पूरी फसल खराब हो गई है। तो गांव में लोग पूरे डिपेंड ही अपनी जमीन पे हैं, वहाँ से ही गुजारा करते हैं अपना। चलता ही रहा, दोनों तरफ से चलता रहा। हाँ जी, और इतनी ज्यादा अफरा तफरी ही उस वेले किसी कोई गल किसी सूझ नहीं रही है। इन्नी ज्यादा अफरा तफरी उस वेले पै चुकी। इस माहौल के दौरान लोग घर तो बाहर भी नहीं निकल सकते थी। तो हर बंदे को अपना कोई पर्सनल साधन नहीं है जेडे के लोग पिछे अपने बच्चे लैके टुर जान। हर बंदे का पिछा भी कोई ऐसा साधन नहीं है कि जेडे लोग उस जगह अपने बच्चे की सैटल कर सकन। ये लोगों डर गुजर के अपने घरों के अंदर वड़ के लोगों रात गुजारी है। ये सवेरे 3:15 बजे खत्म हुई है। मतलब कि सवेरे तक लोग काफी अंदर ही रहे, बाहर नहीं जा सके। काफी अफरा तफरी का माहौल ही। प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहाँ अरनिया में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो बॉर्डर फायरिंग का शुरू हुआ है कल से, उसके मद्देनजर यहाँ की तैयारी को देखने के लिए आज टूर किया गया था। तो उसमें जहाँ जहाँ नेसेसरी था इंस्ट्रक्शंस हमने दिए हैं, यहाँ इस चीज़ को स्ट्रेंथन किया जाए ताकि जो भी लोग यहाँ आए तो उनकी मदद की जा सके और उनको फर्स्ट एड दिया जा सके। सर, अभी कितनी एम्बुलेंस आपकी तरफ से यहाँ पे प्रोवाइड की? 3 तो यहाँ खड़ी हैं, बाकी 108 जो है वो थ्रू आउट हमने J&K जो जम्मू में है डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज ऑन स्टैंड बाई। बाकी आरएसपुरा बिश्नाह की एम्बुलेंसेज को भी हमने स्टैंड बाई रखा गया। एडुकेट नंबर में एम्बुलेंसेज रखी गई है। थैंक यू सर। और मरकजी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी पर बात करते हुए कहा है कि मोदी की हुकूमत में, यानी कि जो मोदी सरकार है केंद्र में, इस क़यादत में हिंदुस्तान ने अपना रवैया बदल लिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दहशतगर्दी पर शिकंजा कसा गया है, वादी कश्मीर इस बात की गवाह है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि दहशतगर्दी का मुसलसल मुकाबला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बैरूनी और अंदरूनी दोनों तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यही वजह है कि सयाहों के रिकॉर्ड तोड़ आमद ने कश्मीर का रुख किया है। आवश्यकता नहीं, लेकिन भारत की तरफ से जो रवैया बदला है उसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये मोदी जी के ही 9-10 साल के कार्यकाल में हुआ कि सर्जिकल स्ट्राइक का कॉन्सेप्ट आया। यानी आज दुश्मन के घर में जाकर के भी कार्रवाई की जा सकती है। आतंक पर जिस प्रकार से नियंत्रण हुआ है उसका साक्षी कश्मीर घाटी है। पिछले कई वर्षों से पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई और उसका परिणाम और प्रमाण ये है कि आज लगभग 1 करोड़ से अधिक पर्यटक वहां पर आ रहे हैं। तो ये सारा बदलाव इसलिए हुआ कि एक निर्णायक कार्रवाई की गई दोनों स्तर पर। जो घुसपैठ हो रही थी सीमा के उस पार उसमें भी,
और जो आंतरिक आतंक था उस पर भी, आतंक को जो बढ़ावा देने वाले थे उस पर भी, और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं इस सीमावर्ती क्षेत्र में, इसकी चिंता भी पहली बार मोदी जी के आने के बाद हुई। फैमिली बंकर से निर्माणित किए गए। हमने वो जमाना देखा है जब गोलीबारी शुरू हो जाती थी तो कोई परिवार किसी पंचायत घर में पनाह लेता, कोई शरण लेता, किसी स्कूल में किसी रिश्तेदार का दरवाजा खटखटाता। आज उनके लिए स्थान निर्धारित किए गए, 0 लाइन तक सड़कों का निर्माण हुआ है, मोबाइल टावर दिए गए, और एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा था कि सीमावर्ती क्षेत्र होने के बावजूद भी 4% आरक्षण LOC को दिया गया था, इंटरनेशनल बॉर्डर को नहीं दिया गया था जहां हम खड़े हैं। और ये भेदभाव वोट की राजनीति के कारण तत्कालीन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारों ने किया था। मोदी जी के आने के बाद वो भेदभाव भी समाप्त। कुलगाम में मीर सैयद मोहम्मद हुसैन समनाई का उर्स निहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। दरगाह पर रात भर शबखानी के अलावा दुरूद अज़कार की महफिलें आरास्ता की गईं। इस दिन पर न सिर्फ मकामी लोग बल्कि बैरून रियासत से भी ज़ायरीन दरगाह पर हाजिरी देते हैं। नमाज जुमे के बाद तबरुकात की निशानदही की गई। कश्मीर में अमन खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की गई। DC कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन, SSP साहिल सारंगल के अलावा सियासी लीडरान और दीगर ने दरगाह पर हाजिरी दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दस्ते बदुआ हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस उर्स मुबारक के सदक़े में हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, हमारी परेशानियों को दूर फरमाए। रात भर यहाँ पर शबखानी हुई, वाज़ व तबलीग और ज़िक्र व अज़कार, ख़तमातुल मुअज़्ज़मात की मजलिस आरास्त हुई और नमाज फ़जर के बाद तबर्रुकात की निशानदही कराई गई। अभी नमाज जुमा के बाद भी तबर्रुकात की निशानदही कराई गई। तो ये उर्स मुबारक इसलिए मनाया गया और इसलिए मनाते हैं ताकि हम एहसान मन साबित करें लोगों को कि हम हज़रत मीर सैयद मोहम्मद हुसैन समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के एहसान मंद है, उनके एहसान को भूले नहीं है जो उन्होंने हम पर किया हुआ है। उन्होंने हमें दीन से भी नवाजा और दुनिया से भी नवाजा। दीन से कैसे नवाजा कि उन्होंने हमें इस्लाम से मुनव्वर फरमाया, सरफराज फरमाया, और दुनिया से कैसे नवाजा, उन्होंने अपने साथ जब ये ईरान से आए थे, सिमनान से आए थे, तो वहाँ से उन्होंने दस्तकारी लाई हुई थी जो हाथ से काम किया जाता है। तो यहाँ पर कश्मीर में इस वक्त बहुत सारे इलाकों में वो हाथ का काम किया जाता है, कालीन का काम किया जाता है, ये उन्हीं की देन है। तो इसलिए हम इनके एहसान मंद हैं और हम यही दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कश्मीर में तरक्की, अमन व अमान, सुकून, चैन और आराम की जिंदगी हमें। और डिग्री कॉलेज शोपियां की ऑडिटोरियम में इनोवेटिव साइंस कोलोक्वियम पर एक रोजा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कॉलेज के तालिब इल्मों को साइंस की तालीम के बारे में तरगीब दी गया और तालिब इल्म को यह समझाया गया कि इन्हें न सिर्फ नौकरियों के लिए साइंस पढ़ना और सीखना चाहिए बल्कि खुद को साइंस में शामिल करना चाहिए। इस प्रोग्राम का इनेकाद साइंस कम्युनिकेट नेटवर्क के साथ चीफ एजुकेशन अफसर ने किया था। इस मौके पर मेहमान खुसूसी पद्मश्री अवार्ड याफ्ता एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स प्रोफेसर HC वर्मा मौजूद थे। का बड़ा मकसद तो ये है कि हम साइंस के फील्ड में दुनिया में हम फिर से लीडर बनना चाहते हैं, क्योंकि बहुत हज़ार साल पहले अगर हम जाएं तो हमारे जो मुल्क है इंडिया, वो हमेशा लीडर रहा है साइंस में, मैथमेटिक्स में हमेशा लीडर रहा है। और आज के तारीख में हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि यूरोप है और जो अमेरिका है वो सब तरफ के लोग जो है वो लीड कर रहे हैं और हम पीछे पड़ रहे हैं। ये थोड़ा एनोमली है। तो आज के प्रोग्राम के अंदर में से हमने ये देने का कोशिश किया है कि नहीं, वी हैड ऑलवेज बीन द लीडर्स और हम वही लोग हैं। तो हमें भी इस ढंग से साइंस पढ़ना है, इस ढंग से मैथमेटिक्स पढ़ना है, इस ढंग से अपने को तैयार करना है कि हम दुनिया को लीड करें। दुनिया को फॉलो करना हमारी फितरत में नहीं है। तो ये बड़ा मकसद ये था। और इस वक्त की अहम खबर, लैम्पटन ग्लास्टन ने जारी किया है जो एक म्यूजिकल एल्बम है जिसे लैम्पटन की बसराही टीम ने तैयार किया है। टीम के अरकान का कहना है कि ये एल्बम मोहब्बत की मेहनत है जिसे नाकाबिल यकीन हद तक बासराहियत गुलकारों, मौसीकारों, कैमरामैन, ग्राफिक डिजाइनर और एडिटर्स और फनकारों की टीम ने जज्बा और लगन के साथ तैयार किया है। यह एल्बम लैम्पटन की सकाफती दौलत का जश्न है और ये इसके अनमोल वर्षे के लिए गहरी तारीफ और एहतराम की अक्कासी करता है। न्यूज़ 18 लद्दाख से बात करते हुए प्रिंसिपल लैम्पटन स्कूल ने लैम्पटन ग्लास्टन एल्बम के बारे में बात की। फुनसुक आंगचुक सदर लैम्पटन सोशल वेलफेयर सोसाइटी लेह तेस्क्योंग नामगैल लैम्पटन सदर स्कूल मैनेजमेंट मेहमान तलबा और तलबा और दीगर मौजूदीन इस मौके पर मौजूद रहे।
आज लमडोन में हमने एक म्यूजिकल एल्बम रिलीज किया है लमडोन गस्तोन के नाम से। ये म्यूजिकल एल्बम लमडोन के टीम के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ है। इसमें हमारे टीचर्स, स्टूडेंट्स जिन्होंने उस गाने को गाया है और जिन्होंने वीडियोग्राफी किया है, जिन्होंने एडिटिंग किया है, वो कंप्लीट लमडोन का अपना होम प्रोडक्शन है। ये लमडोन गस्तोन एक तरफ से हमारे लमडोन टीम का ट्रिब्यूट है, टोकन ऑफ लव है, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है हमारे लमडोन स्कूल के फाउंडर्स, लमडोन सोशल वेलफेयर सोसाइटी के फाउंडर्स, जिनका दृष्टि था एक ऐसा स्कूल की स्थापना करना जो पूरे लेह के लिए नहीं, पूरे लद्दाख के लिए, लद्दाख का सेवा कर पाए। आज 50 साल बाद लमडोन एक ऐसा संस्था, एक ऐसा शिक्षा का संस्था बन चुका है जो पूरे लद्दाख के, जिस संस्था में पूरे लद्दाख से जांस्कर, चांगतांग, नुब्रा पूरे क्षेत्र से, ये एक तरफ से लद्दाख में सबसे डाइवर्स स्कूल और सबसे इंक्लूसिव स्कूल। इसमें मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, बुद्धिस्ट भी है और टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों हैं। तो मैं ये मानता हूँ आज 21वीं सदी में जो लमडोन का कोशिश है कि हमारे बच्चों को एक 21वीं सदी का एक शिक्षा प्राप्त करें। लद्दाख में हेरिटेज साइट पर सफाई सुथराई को फरोग देने के लिए महकमे आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी और म्यूजियम यूटी लद्दाख ने देही तरक्की के महकमे के ताउन से हेरिटेज साइट किरची में खुसूसी मुहिम 3.0 स्वच्छता ही सेवा के एक हिस्से के तौर पर काफी सफाई मुहिम चलाई। इस मुहिम में रजिस्ट्रार आर्काइव्स यूटी लद्दाख खादिम हुसैन, देही महकमे के मुलाजमीन, PRI मेंबरान और मकामी आबादी ने हिस्सा लिया। खादिम हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस सफाई मुहिम के इब्तदाई मरहले में हेरिटेज साइट्स पर तवज्जो के साथ साथ इसका अहाता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुहिम के दौरान हेरिटेज साइट्स की अहमियत और इनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आगाही फराहम की गई और वहां मौजूद लोगों को इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखने का अहद लिया गया। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ड्रग्स और अन्य अपराधों से दूर रखना, साथ ही शिक्षा और खेल में उज्जवल भविष्य बनाए युवा। डोडा पुलिस ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में शहीद स्मृति कुश्ती चैंपियनशिप का किया आयोजन, कार्यक्रम को बड़ी संख्या में देखने पहुंचे लोग। पीएम के चित्रकूट दौरे पर जगत गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान, का आशीर्वाद भी मिलेगा और 2024 में जीत का प्रसाद भी। काशी और मथुरा में भी होगा मंदिर का निर्माण। मोदी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। हैदराबाद में आईपीएस के 75वें बैच की पासिंग आउट परेड में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में कम हुई हिंसक घटनाएं। भारत मंडपम में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। रिलायंस जियो के स्टॉल का किया निरीक्षण। जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 5G सेवाओं के बारे में प्रधानमंत्री को दी जानकारी। गजा में किसी भी वक्त हो सकता है जमीनी ऑपरेशन। आईडीएफ का उत्तरी गजा में टैंकों के साथ घुसकर युद्ध के नए चरण का दावा। इजरायल की सेना का दावा, गजा में इजरायली सेना का बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन। गजा में घुसकर रात भर कई आतंकियों के ठिकानों को बनाया गया निशाना। इजरायल की एयरफोर्स ने गजा में हमास के 250 से ज्यादा ठिकानों पर दागे बम। हमले में हमास के आतंकी सुरंग, गोला बारूद डिपो ध्वस्त। अमेरिका में 3 जगहों पर हुई गोलीबारी में 22 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा जख्मी, कई लोगों की हालत गंभीर। अभी तक हमलावरों को नहीं पकड़ा गया। गजा में अब तक 6,546 लोगों की हुई मौत। हमास ने कहा 7,000 घायलों की जान भी खतरे में। तुर्की ने हमास का किया समर्थन। इजरायल हमास युद्ध में बाइडेन ने भारतीय एंगल जोड़ा, कहा भारत मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक कॉरिडोर को रोकने के लिए हमला हुआ। हालांकि बाइडेन ने सबूत न होने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के शिरडी में श्री साईं बाबा समाधि मंदिर में की पूजा अर्चना। इस दौरान उन्होंने मंदिर के नए दर्शन कतार
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JK पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। इसराइल फलस्तीन तनाजे पर उर्दन की करारदाद मंजूर हो गई है। करारदाद के हक में 120 जबकि इसके खिलाफ 14 वोट पड़े। रायशुमारी में 45 मुल्कों ने हिस्सा नहीं लिया। हिंदुस्तान ने वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया। हिंदुस्तान ने करारदाद पर दहशतगर्दी की मजम्मत की। हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर जीरो टॉलरेंस इख्तियार करने की बात कही। हिंदुस्तान ने गजा की हालत पर तशवीश का इजहार किया और कशीदगी कम करने की कोशिशों की हिमायत करने की बात कही। तो इजराइल should be resolved by dialogue, this august body should be deeply concerned at recourse to violence. That too, when it happens on a scale and intensity that is an affront to basic human values. Violence as a means to achieve political objectives damages indiscriminately and does not pave the way for any durable solutions. The terror attacks in Israel on 7th October were shocking and deserve condemnation. Our thoughts are also with those taken hostages. We call for their immediate and unconditional release. Terrorism is a malignancy and knows no borders, nationality, or race. The world should not buy into any justification of terror acts. Let us keep aside differences, unite and adopt a zero-tolerance approach to terrorism. Mr. President, casualties in the ongoing conflict in Gaza are a telling, serious and continuing concern. Civilians, especially women and children, are paying with their lives. This humanitarian crisis needs to be addressed. We welcome the international community's de-escalation efforts and delivery of humanitarian assistance to the people of Gaza. India too has contributed to this effort. और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, ये जो प्रपोजल था, ये जो प्रस्ताव था, ये क्या था और इस पर भारत का जो स्टैंड है उसकी और क्या वजाहत हो सकती है? जी विशाल, आपको बता दें कि जॉर्डन की तरफ से ये प्रस्ताव लाया गया था यूएन में और इसमें इजराइल और फिलिस्तीन का जो फिलहाल तनाव चल रहा है उसको लेकर प्रस्ताव लाया गया था और कंडेम किया गया था जो गजा में हो रहा है। हालांकि इस प्रस्ताव में स्पेसिफिकली जो हमास की तरफ से हमला किया गया था अक्टूबर के पहले हफ्ते में उसका जिक्र नहीं था, उसको कंडेम नहीं किया गया। तो ऐसे में भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन जो है उस वोटिंग में शामिल नहीं हुआ भारत, और भारत ने अब्सटेन किया इसकी वोटिंग से। हालांकि ये जो प्रस्ताव है, ये रेजोल्यूशन जो है वो 120 वोटों के साथ पारित हो गया। और वहीं एक और अमेंडमेंट लाया गया था कनाडा की तरफ से जिसमें हमास के हमले की निंदा की गई थी। भारत ने उस अमेंडमेंट का, उस संशोधन का समर्थन किया। हालांकि वो संशोधन पारित नहीं हो पाया क्योंकि 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है यूएन में वोटिंग के दौरान, वो संशोधन पारित नहीं हो पाया। तो ऐसे में जब भारत ने एब्सटेन होने के लिए जो अपना पक्ष रखा, अपना स्टेटमेंट रखा, उसमें भारत ने साफ तौर पर आतंकवाद की निंदा की। जो भारत की वहां पे डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव हैं योजना पटेल, उनकी तरफ से बयान दिया गया कि इजरायली जो बंधक हैं जो अभी हमास के कब्जे में हैं, उनकी बिना किसी शर्त के तुरंत रिहाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ आतंकवाद को लेकर भी बयान दिया गया। आतंकवाद को लेकर भारत ने खड़ा रुख अपनाया है इस प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान। और भारत ने कहा है कि सभी को एकजुट होकर जीरो टॉलरेंस अपनानी चाहिए आतंकवाद के खिलाफ। लेकिन वही साथ ही साथ भारत ने जो गजा में जो बड़ा हालात बने हुए हैं, जो सिविलियन कैजुअलिटीज वहां पर हुई है, उस पर भारत ने दुख भी जताया है। और भारत ने यह भी कहा है कि तनाव कम करने के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे उसके लिए भारत उसका समर्थन करता है। और साथ ही साथ भारत ने यह भी कहा कि जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात की जा रही है, जो तमाम मुल्क वहां पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेज रहे हैं, भारत उसका समर्थन करता है और भारत ने भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान दिया है। तो कुल मिलाकर 2 प्रस्ताव थे, एक जॉर्डन का और संशोधन था कनाडा का। भारत ने जो है आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज एक बार फिर बुलंद की है। हालांकि पैलेस्टीन के साथ जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर भारत ने चिंता भी जताई। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और इसके साथ ही रुख करेंगे अगली खबर का। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो आज एक अहम कदम उठाए जा रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले के तहत 51,000 से ज्यादा अफराद को तकर्रुरी नामे तकसीम करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकर्रुरी नामे तकसीम किए जाएंगे। वजीर आजम इस मौके पर खिताब भी करेंगे। मुल्क भर में 37 मकामात पर रोजगार मेले का इनेकाद किया जाएगा। उन्नीस सौ 1947 में शहीद हुए कर्नल नारायण सिंह के नाम पर सांबा के दाखिली दरवाजे को तैयार किया गया है। सांबा शहर की बडवानी के खूबसूरत और अजीम शान दाखिली दरवाजे की तकमील के बाद मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका इफ्तिताह किया। आरएसएस के शहीद कर्नल की ईटी समिश्तराना शुमाली भारत प्रचारक रणबीर ब्रिगेडियर रिटायर्ड बलवीर सिंह, रिटायर्ड मेजर जनरल राकेश कुमार, डिप्टी कमिश्नर सांबा अभिषेक शर्मा और एसएसपी बीनम दोष भी नुमाया तौर पर मौजूद रहे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रंग बिरंगे फूलों से सजे गेट का रिबन काटकर इफ्तिताह किया और फिर वहां मौजूद तमाम लोगों से मुलाकात की। इसके बाद श्री अमर क्षत्रिय राजपूत सभा हॉल में मुनक्किदा प्रोग्राम में मुख्तलिफ मुकर्रिरीन ने अपने ख्यालात पेश किए। इस मौके पर पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि शोहदा को वो एहतराम वक्त पर नहीं मिल पा रहा था, लेकिन मोदी हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद शहीदों और उनके अहले खाना को अव्वलीन तरजीह मिल रही है। उन्होंने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम मोदी हुकूमत के दौर में नाफिज की गई थी। शोहदा को दी जाने वाली रकम और दीगर सहूलियात को दोगुना कर दिया गया था। शहीद बच्चों की मुफ्त तालीम, जो शहीदों के जो बच्चे हैं उनकी मुफ्त तालीम और किताबों का पूरा खर्चा भी अदा किया जा रहा है। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से फायरबंदी की खिलाफ वर्जी पर बात करते हुए कहा कि भारत का रवैया बिल्कुल वाज़ेह है और इसीलिए घर में घुसकर अब सर्जिकल स्ट्राइक भी की गई थी। उन्होंने कहा कि आज का हिंदुस्तान दुश्मन के घर में घुसकर इसे ढेर करने की सलाहियत रखता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि तीरंदाजी पर ठोस कार्रवाई की गई है और दहशतगर्दों को फरोग देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इस मौके पर जिला इंतजामिया के अफसरान समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के अहदेदारान भी मौजूद रहे। एक शहीद कर्नल नारायण सिंह की याद में एक स्मारक स्थापित किया गया है और संयोगवश कल ही एक सेशन डे था और 26-27 अक्टूबर को ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की शहादत का भी दिन मनाया जाता है। और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की शहादत से ही 2-3 दिन पहले कर्नल नारायण सिंह जी की भी शहादत हुई थी और इस प्रकार से अनेकों हमारे इस प्रकार के फौजी भाई जो शहीद हो गए, जिनको शायद हम उस प्रकार से स्मरण ना कर पाए जिस तरह से वो हकदार थे, लेकिन उनको स्मरण करके उनसे प्रेरणा लेनी और जो उनको न्याय नहीं मिला पिछले 60-70 वर्षों में उसका प्रायश्चित करने का भी कार्य मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शहीद फौजियों और उनके परिवारों की चिंता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पिछले 9-10 वर्षों में अनेकों ऐसे निर्णय लिए हैं जो शायद पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन विधाता को मंजूर था कि मोदी जी बागडोर संभालें और ये काम अंजाम दें। आज जहां 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया गया, वहीं पर शहीद परिवारों के लिए एक्स ग्रेशिया की रकम बढ़ा करके 25 से 45 लाख कर दी गई। नारायण सिंह जी, and today we are celebrating for his memory, but I am very feel proud also, but sometimes I am sad also because 76 years have gone, his शहादत जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाई। सो इस बात का मुझे बड़ा दुख है। कश्मीर सेवियर्स, there are 4 saviors of Kashmir, and first was Colonel Narayan Singh, second was Brigadier Rajendra Singh, third was Sikh Regiment CEO D.C. Roy, and fourth was Major Somnath Sharma. And this is very irony, all 3 were awarded posthumously and according to the bravery they have done. But my father was unnoticed so far and he didn't get any reward for his services, for his supreme sacrifice. Thank you so much. और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।